देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? चलिए यस हम सर। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ब्लीचिंग पढ़ा था, आज हमने मर्सराइजेशन पढ़ना है। मैं दोनों को जो है एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद जो है वो हम आपका क्विज लेंगे, ठीक है। बेसिकली ब्लीचिंग में हमारे पास क्या था, ब्लीचिंग में हम लोग जो है वो कलर इम्प्योरिटीज को रिमूव करते थे। कलर इम्प्योरिटीज किसी भी पिगमेंट्स की हो सकती हैं। पिगमेंट्स का मतलब है कोई डाई, कोई भी कलर उसके ऊपर लग सकता है। कहाँ से आता है कलर? एटमॉस्फेयर से या मशीन से आता है, जो कि टेक्सटाइल को जो है वो हमारे के फैब्रिक से कलर को डिस्ट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर जो है वो कलर इम्प्योरिटीज लगा देता है। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ब्लीचिंग का वो ये है कि कलर इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि हमने जो अपना टेक्सटाइल फैब्रिक है जो कि आगे देना होता है वो वाइट फैब्रिक देना होता है। वाइट फैब्रिक क्यों देना होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो हमने डाइंग और प्रिंटिंग करनी है वो वाइट कलर के ऊपर ज्यादा विजिबल होती है, वाइट कलर उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सेकेंडली जो है वो, अगर हमने पास्टल शेड्स अप्लाई करने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या डेलिकेट शेड्स अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए भी ये नेसेसरी है कि हम उसके ऊपर जो है वो उसका जो ओरिजिनल कलर है वो वाइट कलर हो, ठीक है। सो ये पर्पस है हमारे पास ब्लीचिंग का। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है वो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग में मैंने आपको बताया था NaClO2 जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। ब्लीचिंग की जो पीएच रेंज है वो 9 है और मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग इज परफॉर्म। सबसे ज्यादा जो यूज किए जाने वाला प्रोसेस है वो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग है, ठीक है। तीन बातें सिर्फ याद रखनी है। सोर्स क्या है? सोडियम क्लोराइड जिससे हम लोग करते हैं। पीएच रेंज कितनी है? 9। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है, सस्ता है। जो हाइपो ब्लीचिंग है उसमें सिर्फ केमिकल, उसमें सोडियम क्लोराइड था, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का भी एक मॉलिक्यूल है। पीएच रेंज इसमें थोड़ी सी हाई है, 9.5 से 11 तक। लेकिन इसका एक जो है वो ड्रॉबैक है, वो क्या है कि हमें इसके बाद एंटी क्लो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंटी क्लो ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रही है, सो हमें क्लोरीन को जो है वो रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस है? इकोनॉमिकल है, कैटालिटिकल डैमेज लो है। कैटालिटिकल डैमेज का ये मतलब है कि अगर आपने रास्ते में कोई कैटालिस्ट यूज किया है इसलिए कि आपका रिएक्शन तेज हो जाए, तो उससे डैमेज नहीं होता हमारे पास फैब्रिक, ठीक है। सिंस इट्स रूम टेम्परेचर प्रोसेस है कि ये रूम टेम्परेचर प्रोसेस है, इसलिए एनर्जी कॉस्ट हाई है, हमें हाई टेम्परेचर पे जाना नहीं पड़ता। जब हाई टेम्परेचर पे नहीं जाना पड़ता तो हमें जो है वो एनर्जी कॉस्ट हमारी कम लगेगी। यूज फॉर डेनम ब्लीचिंग, सबसे ज्यादा जो है ये डेनम ब्लीचिंग पे जो है वो यूज होने वाला प्रोसेस है। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। फाइबर डैमेज हो सकते हैं अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया या पीएच कंट्रोल ना की इस पीएच के मुताबिक। ब्लीच मटेरियल कैन टर्न येलो इन स्टोरेज, अगर आपने ब्लीचिंग वाला फैब्रिक जो है वो काफी देर के लिए रखा, आगे डाइंग के लिए सप्लाई नहीं किया या मर्सराइजेशन के लिए, तो उसके ऊपर येलोइश आ जाएगा, ठीक है। अगेन उसको ब्लीच करना पड़ेगा। कैन डिग्रेड मैनी डाइस, बहुत सारी डाइस के लिए ये प्रोसेस इफेक्टिव भी नहीं है। बहुत सारी डाइस जब इसके बाद हम डाई करते हैं तो अगर उसकी हाइपो ब्लीचिंग हुई हो तो डाइस खराब हो जाती हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ सिंथेटिक और प्रोटीन फाइबर्स, सिंथेटिक के लिए भी नहीं है जो मैन मेड है, और प्रोटीन फाइबर लाइक वूल है, सिल्क है, इसके लिए भी नहीं है। मीन से ये सिर्फ कॉटन के लिए। इट डजेंट प्रोड्यूस अ वेरी वाइड सेटिस्फैक्ट्री वाइट, मतलब बहुत ज्यादा वाइट जो है वो फैब्रिक भी प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत एवरेज है, इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग है उसमें हमारे पास क्या है, H2O2 यूज होता है। एक्टिवेटर NaOH, एक्टिवेटर का मैंने आपको मतलब समझाया था, कैटलिस्ट है, ठीक है। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक जो है वो केमिकल दिया जाता है ताकि रिएक्शन अर्ली स्टेजेस पे स्टार्ट हो जाए। एडवांटेजेस क्या है कि इसमें कोई क्लोरीन नहीं बन रही, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रही, सिर्फ H2O2 है, मतलब वाटर जैसा एक आयन कंपाउंड बन रहा है। सो इट मीन्स कि जब हम वाटर से वॉश करेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा और ये इको फ्रेंडली है, ठीक है। वर्सटाइल एंड यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है। इट इज पॉसिबल टू कंबाइन स्कबरिंग एंड ब्लीचिंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जो है वो स्कबरिंग भी हो सकती है। सो हम लोग जो है वो इस
अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करेंगे तो हम लोग जो है स्कवरिंग और ब्लीचिंग दोनों एट अ टाइम कर सकते हैं। एंटी क्लॉट ट्रीटमेंट नहीं जरूरत, क्योंकि क्लोरीन ही नहीं बन रही। नॉन क्रोसिव है, डैमेज नहीं करता, ना कोई अनप्लेजेंट ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इससे कैटालिटिकल डैमेज होता है। अगर आपका फैब्रिक के ऊपर कोई मेटल आ गया है, कोई मेटल एयर से ही आ गया है, या मेटल फैब्रिक के ऊपर जो है वो कंटेंट है, कोई भी मेटल कंटेंट, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल कंटेंट, तो जब H2O2 उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो फैब्रिक को डैमेज करेगा, वो डेंजरस है। नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर सिंथेटिक फाइबर्स, अगेन ये भी सिंथेटिक फाइबर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो हाइपर ब्लीचिंग थी सिंथेटिक के लिए थी, ना प्रोटीन के लिए थी। हमारे पास जो सिंथेटिक और प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स हैं, उनके लिए हमने अंदाजा लगाया है कि उसके लिए ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग को प्रेफर किया जाएगा, जबकि जो दूसरे प्रोसेस हैं उनके लिए जो है वो हम लोग किसको प्रोसेस प्रेफर करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेचुरल के लिए, ठीक है। और जो है हमारे पास हाइपो ब्लीचिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे उसके रिजल्ट्स। ब्लीचिंग एफिशिएंसी में मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन से अंदाजा लगाया जाता है, उसको लाइट उसके अंदर से पास की जाती है। तो अगर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो 83 से 85% तक, तो हम लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं इसकी ब्लीचिंग हुई हुई है, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्शन वाइट फैब्रिक से जो है वो 100% रिफ्लेक्शन होती है ना वाइट फैब्रिक से। हम जितना ज्यादा वाइट होगा उतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी। 83 से 85% तक अगर ब्लीचिंग आएगी तो सॉरी रिफ्लेक्शन आएगी, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसकी ब्लीचिंग हुई है। बट अगर इससे कम होगी तो हमें ये होगा कि इसकी ब्लीचिंग नहीं हुई। और जो वेवलेंथ है वो किस रीजन में आती है? 460 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उस रीजन में इसकी फॉल कर रही होती है ब्लीचिंग वाले की एफिशिएंसी। क्लियर है? सभी बच्चे सुन रहे हैं? 1353 सुन रहे हैं आप? 1353 अपना माइक ऑन करें। 1341 अपना माइक ऑन करें। ये गायब है। 1316 तो इधर ही होगा। 1316 अपना माइक ऑन करें। 1350 अब तो कर ही लेना था, अब तो आपको 1365। सर जी सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? यस सर बोले। जी जी जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें। 1365। ओके सर इस पे जो है ऑक्सीडेटिव और हाइपो ब्लीचिंग में सर दोनों में जो है वो क्लोरीन तो प्रेजेंट है, तो सर हाइपो जी ब्लीचिंग क्लोरीन एंटी क्लोर ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं और ऑक्सीडेटिव में जो है वो नहीं कर रहे। जी सर ऐसे इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो हाइपो ब्लीचिंग है उसमें ऑक्सीजन भी जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल के तौर पर है, ठीक है। जब ऑक्सीजन सिंगल मॉलिक्यूल के तौर पर है तो ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बनाती है क्लोरीन के साथ, और वो स्टे कर लेती है फैब्रिक के ऊपर ही। वो फैब्रिक के लिए डैमेज है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ मिल गई, अब वो फैब्रिक के ऊपर ही रहेगी। जबकि जो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग है उसमें ऑक्सीजन बैलेंस है। ऑक्सीजन तो दो मॉलिक्यूल्स हैं उसके, डाया मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन तो एक किस्म की हवा है वहां पे। जबकि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, तो अगर एयर से, क्योंकि एयर में सारी गैसें होती हैं, तो एयर में जो क्लोरीन है वो इस क्लोरीन को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। इसलिए इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें उसकी अट्रैक्शन एयर वाली क्लोरीन के साथ हो जाए। क्लियर है? जबकि हाइपो ब्लीचिंग में क्या है कि दोनों जो है वो मोनो है, दोनों ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल है और क्लोरीन का भी एक मॉलिक्यूल, तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शुरू करते हैं। जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शुरू करते हैं तो इन्वायरमेंट से कोई उसको इफेक्ट नहीं करता। जब इन्वायरमेंट से कोई उसको नहीं अट्रैच हो रहा तो इसका मतलब वो फैब्रिक के लिए डैमेजिंग है। जब फैब्रिक के लिए वो ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों को अट्रैक्ट कैसे कर सकती है? दोनों नेगेटिव आयंस के तौर पे नहीं एक्ट कर रहे होते? नेगेटिव आयन के तौर पर है, लेकिन इनके अंदर अगर ट्रैक्शन नहीं है तो रिपल्शन फोर्सेस तो हैं, रिपल्सिव फोर्सेस तो है ना, एक दूसरे के साथ डाया मॉलिक्यूल्स बनाने की एबिलिटी होती है ड्यू टू वंडरबल फोर्सेस। जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो एक और तरह से ट्रीट करता है, जो डबल मॉलिक्यूल है बेशक वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हों लेकिन वो और तरह से ट्रीट करता है। क्लियर है? जी सर। सर और ये जो है लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर प्रोसेस, सर ये जी हाइपो ब्लीचिंग क्यों टेम्परेचर और बाकी ऑक्सीडेटिव और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों नहीं जो है वो
रूम टेम्परेचर पे हम लोग क्यों नहीं कैरी आउट इसे कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन भी सिंगल मॉलिक्यूल के तौर पर है, क्लोरीन भी सिंगल मॉलिक्यूल पर है। जब हम इसको हाई टेम्परेचर के पर लेके जाएंगे तो क्लोरीन जो है वो स्मेल करेगी। क्लोरीन की स्मेल बहुत अजीब होती है, तो क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। जब क्लोरीन हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगी तो वो स्मेल जो है वो फैब्रिक के अंदर से आना शुरू हो जाएगी। इसलिए जबकि ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग में जब हम उसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई करते हैं तो वो जो क्लोरीन है वो एयर वाली ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है वो चली जाती है, रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। सो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग में टेम्परेचर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, जबकि हाइपो ब्लीचिंग में टेम्परेचर का इफेक्ट है। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग वो भी नहीं हो सकती? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग हो सकती है रूम टेम्परेचर, लेकिन उसको हाई टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन भी बैलेंस है 2 है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है 2 है। वो जस्ट फैब्रिक के साथ अपना ही काम करेगा, वो कोई और साइड वाले रिएक्शन शो नहीं करेगा। जी सर। और सर ये भी बता दें कि सर कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में स्कैटरिंग एजेंट्स का लिखा हुआ है, तो सर ये स्पेसिफाइड कोई एजेंट्स है या कोई केमिकल जो है वो यूज जो है वो किया जाता है कहाँ एक्टिवेटर के कहाँ पे साथ? लिखा हुआ है? सर ये H22 में जो है विद एक्टिवेटर हाँ, एंड सिक्वेस्ट्रेट। स्क्वेस्टरिंग एजेंट कैटलिस्ट कोई बोल रहा है, ये इसी को एक्टिवेटर को ही बोल रहा है। कोई और कैटलिस्ट स्क्वेस्टरिंग एजेंट का ये मतलब है कि कोई और स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, लेकिन हम अमूमन ज्यादातर जो है वो NaOH यूज कर सकते हैं। तो बेशक आप इसको एलिमिनेट कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। जी सर। सर एक्सक्यूज और मी वर्स सर। जी जी, करें आप सर क्वेश्चन करें। करने जी बोले। सर मुझे पूछना था कि ये जो है हाइपो ब्लीचिंग, इसमें लिखा हुआ है कि रूम टेम्परेचर पर के प्रोसेस पर सर लिखा हुआ है एनर्जी कॉस्ट आर लो। ये एनर्जी कॉस्ट मतलब कि एनर्जी किस एनर्जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? एनर्जी कॉस्ट ये है कि अगर ये रूम टेम्परेचर नहीं है तो जब रूम टेम्परेचर नहीं होगा तो जो हम मिक्सचर जो है वो बना रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का और जिसमें से फैब्रिक पास आउट हो रहा है, इसका मतलब अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा करना है तो हमें वो जो लिक्विड है, वो जो सोल्यूशन है, उसका टेम्परेचर ही ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो उसका टेम्परेचर किस तरह से ज्यादा करना पड़ेगा, हम उसको हीट देंगे। तो हीट के लिए कोई ना कोई एनर्जी कॉस्ट लगेगी ना कोई गैस की अमाउंट, या हम लोग कोई जो है वो स्टीम चलाएंगे, या हम लोग बॉयलर को जो है वो ऑन करेंगे, तो उसका जो है वो एनर्जी कॉस्ट आएगी। लेकिन चूंकि ये रूम टेम्परेचर है तो इसमें इसलिए एनर्जी कॉस्ट नहीं आएगी। ओके सर। सर ये जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सर ये वर्सेटाइल, सर यहाँ वर्सेटाइल और यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट का क्या मीनिंग जो है वो हम लोग लेंगे? वर्सटाइल और यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट का ये मतलब होता है, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, ये वाटर के साथ ही बनता है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन और नेगेटिव एक फॉर्म में अगर हम ऐड कर देना लैब स्केल पे तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। अब आपको पता है वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये तो पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। जी सर। यूनिवर्सल का सॉल्वेंट का ये मतलब है कि ये अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वाला भी यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है, मतलब ये इजीली जो है वो अवेलेबल है, वाटर से इजीली बन सकता है बनिस्बत जो है वो सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड के, जो कि हमारे पास क्या है, हमें खुद से जो है वो परचेज करने पड़ते हैं, जबकि ये इसका सोर्स क्या वाटर, तो हम इसको इजीली जो है वो बना सकते हैं। और सर वर्सेटाइल? वर्सटाइल का ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला। सर इसमें जो है वो लिखा हुआ नॉन क्रोसिव, सर यहाँ हम जी, नॉन क्रोसिव का जो है वो क्या मीनिंग ले रहे हैं? नॉन क्रोसिव का मतलब है कि ये उसको जंग नहीं लगाता। जो दूसरे केमिकल्स है ना, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के अंदर चूंकि केमिकल काफी ज्यादा खराब और काफी ज्यादा डेंजरस यूज होते हैं, तो हमारी अक्सर पाइपलाइंस 2-3 साल बाद जो है वो क्रूड हो जाती है, उनको जंग लग जाता है और वो खराब हो जाती है। लेकिन चूंकि इसका सोर्स ही वाटर है तो ये इतना ज्यादा क्रोसिव नहीं है, इससे इतना ज्यादा जो है वो क्रूड नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। थैंक यू सर। सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 की ब्लीचिंग होती है वो सिंथेटिक फाइबर्स के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो दूसरी जो हाइपो ब्लीचिंग और जो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग है वो हम लोग यूज कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के लिए? हाइपो भी नहीं कर सकते, हाइपो के ऊपर भी लिखा हुआ है सिंथेटिक और प्रोटीन्स के लिए नहीं यूज कर सकते। सिंथेटिक के लिए अमूमन हम ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग यूज करते हैं।
ओके सर। सर इसमें जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कैटालिटिक डैमेज जो है वो कॉटन को जो है वो हो जाता है ट्रांजिशन मेटल्स की वजह से। और जी सर जो है वो हाइपो ब्लीचिंग में जो है वो कैटालिटिक डैमेज नहीं होता। तो सर वहाँ जो जी है वो ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद नहीं होती या हम वहाँ कैटलिस्ट ही यूज नहीं कर रहे इस वजह से नहीं हो रही। वहां पे कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे, इस वजह से नहीं हो रहा। थैंक यू सर। और किसी का है कोई क्वेश्चन? चलें, मैं मर्सराइजेशन स्टार्ट करूं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्सराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सिंजिंग भी हो गई, डीसाइजिंग भी हो गई, स्कवरिंग भी हो गई, ब्लीचिंग भी हो गई। हमारा लास्ट प्रोसेस है डाइंग से पहले, जो कि है मर्सराइजेशन। बेसिकली मर्सराइजेशन में क्या है? मर्सराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉटन इज ट्रीटेड विद द कास्टिक सोल्यूशन। इसमें भी NaOH सोल्यूशन के साथ हमने उसको ट्रीट करना है, प्लस उसको हीट देनी है। इसमें मेन फैक्टर जो है वो हीट का होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देनी है? हीट टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज सच एज फाइबर की स्ट्रेंथ, श्रिंकेज रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस, लस्टर एंड डाई अफिनिटी। बेसिकली इसमें सर सोडियम। जी, ये सिर्फ कॉटन के लिए है? मेनली ज्यादातर कॉटन के लिए यूज होता है, क्योंकि ये प्रोसेस है, इसमें हम लोग जो है वो रिंकल्स को रिमूव करते हैं, जो सलवटें पड़ जाती हैं, जो क्रीजेस पड़ जाती हैं, उनको रिमूव करते हैं। और वो कॉटन फैब्रिक के अंदर ज्यादा होती है। सिंथेटिक के अंदर तो वो इतने ज्यादा इशू नहीं होता। पॉलिएस्टर, नायलॉन, सिल्क के फैब्रिक्स के अंदर तो क्रीजेस नहीं ना इतनी पड़ती। सो कॉटन के अंदर वो ज्यादा पड़ती हैं। सो इसलिए मेनली कॉटन के अंदर जो है वो, लेकिन बाकियों के अंदर भी कर सकते हैं। इसे ब्लीचिंग से करते हैं जी, सर, इसे ब्लीचिंग से पहले करते हैं। ब्लीचिंग की बात करते हैं, ये सबसे एंड पे करते हैं। ये एक किस्म का जस्ट हीटिंग प्रोसेस है कि हम लोग जो है वो उसको हीटेड रोलर्स के ऊपर से गुजारते हैं। किस लिए गुजारते हैं? ताकि उसकी डायमेंशंस इंप्रूव हो जाए। वो जो साइडों से फोल्ड हुआ होता है, लाइक आप लोग अपने दुपट्टे वगैरह प्रेस करती है तो वो साइडों से सलवटें आई होती हैं ना, साइडों से उसकी टर्न्स हुई होती हैं साइड्स। तो हम जब उसको आयरनिंग करते हैं तो उसकी साइड सीधी हो जाती हैं। यही प्रॉब्लम जो है वो हमारे फैब्रिक के साथ होता है कि जब वो सिंजिंग, डिसाइजिंग, कवरिंग, ब्लीचिंग के बाद आता है तो उसकी साइड्स टर्न हुई होती है, उसमें क्रीजेस आई होती हैं। जब क्रीजेस आ जाती हैं तो अगर हम उसकी डायरेक्ट प्रिंटिंग करेंगे तो हमारा जो प्रिंट है वो उसके ऊपर प्रॉपरली नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि उसको पहले मर्सराइज करो। मर्सराइज इज समथिंग लाइक आयरनिंग। क्लियर है? यस सर। चले, अभी हम इसको पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो आप मुझसे बाद में कीजिएगा। मर्सराइजेशन इज अ प्रोसेस, इसमें कॉटन मेनली, मैंने आपको बताया कॉटन जो है वो उसको हम ट्रीट करते हैं कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा उसी तरह है जिस तरह आप लोग घरों में जो है वो समथिंग लाइक माया लगाती हैं फैब्रिक्स, और उसके बाद आप उसको प्रेस कर लेती हैं। फाइबर की स्ट्रेंथ इसलिए इंप्रूव हो जाती है क्योंकि अगर फाइबर जो है वो मर्सराइजेशन से जो पहले है वो डायमेंशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब वो रेजिस्ट हुआ होता है, श्रिंक हुआ होता है। तो जब हम मर्सराइज करते हैं तो फाइबर की डायमेंशन इंप्रूव हो जाती है, फाइबर बिल्कुल सीधा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। जब इलोंगेट हो जाता है तो इसका मतलब है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। श्रिंकेज रेजिस्टेंस कम हो जाती है क्योंकि मर्सराइजेशन के बाद श्रिंकेज होना कम हो जाती है, रिंकल्स आना कम हो जाते हैं। उसके बाद लस्टर इंप्रूव हो जाते हैं। लस्टर इंप्रूव होने का ये मतलब है कि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल डायमेंशनली स्टेबल हो गया, उसके अंदर कोई क्रीजेस नहीं है, कोई श्रिंक नहीं है, फाइबर्स बिल्कुल अलाइंड है एक डायमेंशन में। जब एक डायमेंशन में फाइबर अलाइन हो जाएंगे तो वो लस्ट्रस हो जाएगा, उसके अंदर चमक आ जाएगी। लाइक जो है वो कॉटन के फैब्रिक्स को जब आप आयरनिंग करते हैं तो उसके अंदर एक लस्टर होता है, एक चमक होती है। ये भी इस प्रोसेस में भी, मर्सराइजेशन में भी यही चीज आती है। डाई अफिनिटी बढ़ जाती है क्योंकि फाइबर की डायमेंशन सीधी हो जाती है। सो इसमें जो है वो हमारी डाई की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, फिर वो ज्यादा डाई को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हैं। जब वो ज्यादा डाई को अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा तो उसका जो प्रोसेस है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें वो बता रहा है कि कास्टिक क्या करता है, एक्चुअली रीअरेंजेस द सेलुलोजिक मॉलिक्यूल्स। सेलुलोजिक जो फाइबर्स है उनको रीअरेंज करता है एक फाइबर की डायरेक्शन में, और उसकी जो है वो डायमेंशन को इंप्रूव करता है। किस तरह से रीअरेंज करता है ये मैं अभी आपको एक फिगर दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से
अरेंज कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे देखें दो चीजें हैं, नॉन मर्सराइज कॉटन और मर्सराइज कॉटन। जो नॉन मर्सराइज कॉटन है उसमें फाइबर्स हर डायमेंशन में है, कुछ इलोंगेट है, कुछ सीड लाइक है, कुछ जो है वो हॉलो सरफेसेस हैं। जबकि हमारे पास जो मर्सराइज कॉटन है उसमें देखें वो प्योरली एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर है हर कॉटन फाइबर का, और एक डायमेंशन में वो स्टेबल है। ठीक है, तकरीबन सारे के सारे वर्टिकल पड़े हुए हैं, कुछ हैं जो कि हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं। जब हमारे पास फाइबर की डायमेंशन इंप्रूव होगी तो हमारा लस्टर आएगा, जब लस्टर आएगा तो हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, जब स्ट्रेंथ और लस्टर दोनों आएंगे तो रिंकल्स भी कम हो जाएंगे और उसके अंदर से श्रिंकेज भी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखें हमने जो है ये मर्सराइज कॉटन की डाइंग की है और ये अनमर्सराइज। जो अनमर्सराइज कॉटन की डाइंग की है जो फैब्रिक की, उसमें आप देखिए शेड जो है वो बहुत ज्यादा लाइट है, जबकि जो मर्सराइज्ड हमारे पास फैब्रिक था उसकी जो हमने डाइंग की है तो उसमें हमारे पास शेड का अच्छा खासा फर्क है, क्योंकि फाइबर्स की डायमेंशन इंप्रूव हुई है, फाइबर्स अलाइन हो गए हैं, क्रीजेस नहीं है, श्रिंकेज नहीं है, तो हमारे पास सारे के सारे फाइबर्स जो है वो डाई को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली अब्सॉर्ब कर रहे हैं और डाई की अब्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ रही है। क्लियर है जी? अब बताएं किसी का कोई क्वेश्चन है? I have जी जी बोले। सर जो डाइंग है वो तो हर फैब्रिक की ही होनी है, तो ये जो मर्सराइजेशन है मोस्टली हमारे पास हो रही है नेचुरल की यानी कॉटन जी हो रही है, तो जो बाकी हैं जो रीजनरेटिव या सिंथेटिक है उनके लिए क्या करेंगे? हम उनको नहीं करेंगे मर्सराइज? उनको इसलिए नहीं करेंगे, लाइक आपके जो सिल्क के होते हैं, जो आपके रेशमी क्लॉथ होते हैं, उनको आयरनिंग की भी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसका जो फाइबर है वो कॉटन नहीं है, उसका फाइबर सिल्क है, उसकी डायमेंशन पहले से अच्छी है। कॉटन की डायमेंशन जो है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। जितने भी आप पोलिस्टर है या नायलॉन के फैब्रिक्स है उनकी भी डायमेंशन सम हो अच्छी होती है। तो जब उनकी डायमेंशन पहले से ही अच्छी है तो उनको मर्सराइज करने की जरूरत नहीं है, उनको हम डायरेक्ट डाइंग पे जा सकते हैं। ये प्योर कॉटन के अंदर है कि जिसमें क्रीजेस पड़ जाती हैं, कॉटन जो है वो सुकड़ जाती है, उसका फाइबर की डायमेंशंस इंप्रूव नहीं रहती, तो इसमें फाइबर की डायमेंशंस को इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि मैक्सिमम डाई की एब्जॉर्प्शन हो जाए। क्लियर है? सर समझ आई? यस सर, आगे समझ। चले हम लोगों की बात है सारे जी फाइबर्स होते हैं। क्या आपकी आवाज बहुत अटक रही है, फिर बोले। जब हम लोग आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, या तो थोड़ी देर बाद कीजिएगा क्वेश्चन या इनबॉक्स कर लीजिएगा अगर फिर भी इशू आया। ठीक है, अभी बच्चों ये वीडियो है कि इसमें देखें मर्सराइजेशन की मशीन है, इसमें एक बार वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है वो NaOH में कास्टिक सोडा में डिप करेगा, उसके बाद जस्ट उसको स्टेंटर पे लगाएगा। स्टेंटर का मतलब है कि उसको हीटेड सिलेंडर्स के ऊपर से पास करेगा। जब सिलेंडर्स के ऊपर से पास करेगा तो उसकी जो है वो क्रीजेस भी खत्म हो जाएंगी, श्रिंकेज भी खत्म हो जाएगी और उसके जो है वो लेस्टर भी इंप्रूव होगा। ये देखिए यहाँ से ये फैब्रिक जा रहा है, ठीक है, ये देखिए पहले सिर्फ हीटेड रोलर है, ये देखिए किसी रोलर के ऊपर से किसी के नीचे से, और बिल्कुल टाइटली जा रहा है दोनों साइडों से, वार्प से भी और वेफ्ट से भी। देखिए ये सिलेंडर्स है, ठीक है, और ये हीटेड है सिलेंडर्स, यहां से फैब्रिक जा रहा है, ठीक है। अब इस चैम्बर के अंदर जो है वो उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसके ऊपर अप्लाई कर दिए, NaOH भी, ठीक है, इन दो चैम्बर्स के ऊपर। पहले जस्ट उसने हीट दी है, फिर अब उसने क्या अप्लाई कर दिया उसमें NaOH, फिर अगेन उसी तरह फैब्रिक उससे जो है वो बाहर निकल रहा है और अब अगेन उसको जो है वो हीट अप्लाई करेगा। ये मेरा ख्याल है कि ये बैक से मशीन दिखा रहा है, हालांकि हीट तो इसको दोनों साइड से अप्लाई करनी चाहिए, या पहले अगर नहीं भी अप्लाई करा तो बाद में लाजमी अप्लाई करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो उसकी फ्रंट साइड थी, मतलब जहां से फैब्रिक बाद में निकलेगा। ये देखिए
यहाँ से ये रोलर्स हीट वाले स्टार्ट हुए हैं ना, ये वाले, तो ये बाद में हम करते हैं, पहले उसके ऊपर NaOH अप्लाई कर सकते हैं, पहले भी ये करते हैं कुछ, मैंने इंडस्ट्रीज में ये पहले भी देखा है, लेकिन बाद में फिर जरूरी है, ठीक है। लेकिन फैब्रिक तो इस साइड पे जा रहा है, इसका मतलब ये फ्रंट वाली साइड ही है जहां से फैब्रिक इन नहीं हो रहा है। उसके बाद पहले इसको हीट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे वो NaOH अप्लाई करेगा, ठीक है। इन चैम्बर्स के अंदर उसने NaOH अप्लाई किया, उसके बाद एक तो ये वाला रोलर जो है ये हीटेड होगा, ये वाला भी हीटेड होगा, इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेगा। लेकिन कुछ और भी जो है वो रोलर्स होंगे, हैवी रोलर्स होंगे, जिनके अंदर जो है वो उसमें हीट को अप्लाई करेगा, जो कि शायद इस मशीन में उसने दिखाया नहीं है। यहाँ पे तो ये अगेन फैब्रिक को फोल्ड कर देगा ना फाइनल, नहीं यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे भी ये हीट है, हीट यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा उसने हीटेड नहीं किया हुआ। जब जब हम लोग इंडस्ट्री में इसको हीट करते हैं तो हम इसको जो है वो कंप्लीट उसी तरह सीक्वेंस ऑफ रोलर से जो है वो हम लोग हीटेड करते हैं। पहले NaOH अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसी तरह इन रोलर से होता हुआ फैब्रिक जाता है और इन रोलर से हीट आती है। जब हीट आती है तो फैब्रिक वार्प वाइज भी जो है वो बिल्कुल टेंशन में आ जाता है और वेफ्ट वाइज भी टेंशन में आ जाता है। जब दोनों साइड से वो टेंशन में आ जाता है तो हमारे पास फैब्रिक की डायमेंशंस इंप्रूव हो जाती हैं, श्रिंकेज रेजिस्टेंट हो जाता है फैब्रिक, रिंकल्स भी खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उसका लस्टर भी इंप्रूव हो जाता है। कॉन्सेप्ट की समझ आ गई सभी बच्चों को? जी बताएं। चले, अब हमारे पास देखें मर्सराइजेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन 31 से 35% तक। इसका क्या मतलब है कि अगर लेट्स सपोज 100 ml जो है वो वाटर है, तो उसके अंदर आप लोगों ने कास्टिक सोडा कितना डालना है, 31 से 35 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर कितना रखना है, 15 टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने कास्टिक सोडा अप्लाई करना है, ठीक है। बाद में तो उसको टेम्परेचर हमने ज्यादा करना ही करना है ना, क्योंकि हीटर रोलर्स के ऊपर तो टेम्परेचर 60 70 100 तक भी इवन होता है। सो जब हमने कास्टिक सोडा अप्लाई करना है तो तब हमने टेम्परेचर कितना रखना है, 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। डिवेल टाइम का मतलब है कि उस बॉक्स के अंदर जो है वो फैब्रिक को एटलीस्ट 1 मिनट पड़ा रहने दें जिस बॉक्स के अंदर कास्टिक सोडा अप्लाई हुआ है। जब हम उसके अंदर 1 मिनट पड़ा रहने देंगे सो एज इट टू परमिट डिफ्यूजन ऑफ अल्कली इनटू फाइबर, तो जो हमारे पास कास्टिक सोडा है या अल्कली है वो फाइबर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। जब फाइबर के अंदर चले जाएगी तो हमारी वार्प किस में आ जाएगी, टेंशन में, ठीक है। ड्यूरिंग अल्कली ट्रीटमेंट एंड स्ट्रेचिंग द वेफ्ट विड्थ ऑफ फैब्रिक ड्यूरिंग वॉशिंग इज नेसेसरी। वार्प को भी टेंशन में रखना है और वेफ्ट को भी टेंशन में रखना है। वार्प को तो हम मशीन से ही टेंशन में रख लेंगे ना, दोनों साइडें उसकी पकड़ेंगे फैब्रिक की और दोनों साइडों से हम लोग उसको टेंशन में रखते हैं। जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया तो जो रोलर से फैब्रिक गुजर रहा था वो काफी ज्यादा टेंशन में था, वो ढीला नहीं था। ढीला होगा तो उसमें सलवटें आएंगी, क्रीजेस आएंगी, ठीक है। और वेफ्ट से जो है वो उसका जब जो हीट अप्लाई करेंगे वो वेफ्ट से, मतलब जो वेफ्ट वाली उसकी साइड्स हैं वो बिल्कुल टेंशन में आ जाएंगी। जब दोनों साइड्स उसकी टेंशन में आ जाएंगी तो हमारे पास श्रिंकेज नहीं आएगी, टू प्रिवेंट द श्रिंकेज, ठीक है। इट इज देन फेल्ड अराउंड, जी जी बोलें। सर हमने यहाँ पे कॉस्टिक सोडा यूज किया जिसने हमारे पास स्वेल कर दिया, मतलब कॉटन के अंदर वो जाके उसने स्वेल वगैरह कर दिया, उसके अंदर सेलुलोसिक जो फाइबर्स गए थे उनको ब्रेक वगैरह करके और उनको फ्लेक्सिबल कर दिया है। जी लेकिन आपका फैब्रिक ठीक नहीं हो जाएगा या क्या बाद में कह हमको। रही हो? सर मैं कह रही हूँ कि फैब्रिक इतना वीक हमने नहीं होगा। कास्टिक सोडा घरों में भी हम अप्लाई करते हैं फैब्रिक्स को, उसके बाद जब आयरनिंग करते हैं ना, जब हम उसकी हीट करते हैं ना, जब हम उसको हीट देते हैं ना, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, उसकी डायमेंशन इंप्रूव हो जाती है और इससे वो वीक नहीं होता। ये तो फाइबर्स की डायमेंशंस को इंप्रूव कर रहा है, उसकी डायमेंशंस को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ओके सर, लेकिन डायमेंशन तो हमने आयरनिंग से चले सही कर रही है। जी नहीं, वीक नहीं होता क्योंकि ये इतना corrosive केमिकल नहीं है, ये इतना डैमेजिंग केमिकल नहीं है। सोडियम कास्टिक सोडा है, ये डैमेज नहीं होता, ये बात क्लियर है।
ये सेलुलोजिक जो फाइबर होते हैं ना हमारे नेचुरल फाइबर्स के, वो तोड़ देता है ये। नहीं तोड़ता, ये कैसे तोड़ता है? घरों में आप लोग जो है वो तकरीबन जो फैब्रिक्स है उसको हर बार माया लगाती हैं, तो क्या वो फैब्रिक के अंदर फाइबर्स टूट जाते हैं? वो फैब्रिक डैमेज हो जाता है? कभी भी नहीं होता वो डैमेज। उसकी लाइफ तो नहीं उससे अफेक्ट होती। कास्टिक सोडा से लाइफ कैसे अफेक्ट हो सकती है? वो तो सर हम वाटर में करते हैं ना, जो हम घर में सर्फ वगैरह यूज कर रहे हैं, हम माया यूज कर रहे हैं, हम वाटर में कर रहे हैं, उसके बाद में वो जाती है। तो इसमें हम किस में कर रहे हैं? आपने ब्राइन हम या कर रहे हैं? इसमें भी तो कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा सेम वही चीज है, और उसके बाद हम लोग जस्ट वाटर अप्लाई कर रहे हैं। ओके सर। चले, उसके बाद देखिए रोलर से जो है वो होता हुआ फैब्रिक जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। कंट्रोलिंग द टाइम ऑफ कास्टिक एक्सपोजर 45 से 5 मिनट। 45 सेकंड से 5 मिनट के बाद 5 मिनट के दरमियान दरमियान जो है वो कास्टिक अपना अफेक्ट जो है वो दिखा देता है। अफेक्ट क्या आता है कि वो बिल्कुल लस्ट्रस हो जाता है, उसके डायमेंशंस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और जब हम उसको हीट अप्लाई करते हैं तो वार्प से भी टेंशन में आ जाता है और वेफ्ट से भी टेंशन में आ जाता है। फैब्रिक इज देन रिंस सेपरेट विद रिंस वाटर, मतलब कि वो वाटर के अंदर से पास आउट होता है। एंड देन हम उसको क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं विद अ न्यूट्रलाइजिंग केमिकल। न्यूट्रलाइजिंग केमिकल का ये मतलब है ऐसे केमिकल के साथ करते हैं जो कि उसको डैमेज नहीं करता, बिफोर फाइनल ड्राइंग। और उसके बाद हम लोग उसको सिंपल ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, फाइनल वॉश आउट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो ट्रेसिस ऑफ अल्कली है उनको रिमूव किया जाए। ट्रेसिस ऑफ अल्कली का क्या मतलब है कि जो ज्यादा अल्कली उसके ऊपर लग गई, हमें तो उतनी ही अल्कली चाहिए ना जो कि सिर्फ फाइबर्स को डैमेज कर सके। जो एक्सेसिव अल्कली है वो जब हम उसको वॉश करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। सो मर्सराइजेशन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, कास्टिक सोडा 31 से 35% तक अप्लाई करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसको तकरीबन 1 मिनट उस बॉक्स में रखते हैं फैब्रिक को, वो डिवेल हो जाता है, वो उसका डिवेल पीरियड है। उससे जो है वो फाइबर्स के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाता है और उसकी डायमेंशंस को इम्प्रूव कर देता है। उसके बाद हम लोग सिंपली उसको क्या कर लेते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग हम लोग देखा था कि हम लोगों ने हीटेड रोलर से की। जब स्ट्रेच किया तो फैब्रिक जो है वो वार्प से भी और वेफ्ट से भी टेंशन में आ गया, और उसके बाद हम लोग उसको जस्ट जो है वो वाटर से वॉश कर रहे हैं। जब वाटर से वॉश कर लिया तो जो एक्सेसिव अल्कली है वो उसमें से रिमूव हो गई। सो हमारा फैब्रिक क्या हो गया, मर्सराइज हो गया। कास्टिक स्ट्रेंथ है, कास्टिक किस लिए हम लोगों ने अप्लाई किया, वो स्वेल करता है। जब स्वेल करता है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि स्वेल करने से फाइबर भी स्वेल होता है। फाइबर स्वेल होता है तो फाइबर इलोंगेट होता है। फाइबर इलोंगेट होने का क्या मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई। डिवेल टाइम का ये मतलब है कि कितना टाइम जो है वो हमने अपना फैब्रिक को कास्टिक सोडा के साथ अप्लाई किए। टेंशन का क्या मतलब है कि हमने वार्प की कितनी टेंशन दी उस रोलर्स के ऊपर से। जितनी टेंशन ज्यादा होगी उतना लस्टर अच्छा आएगा और उतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी। टेम्परेचर हम लोगों ने एज सच तो पहले तो रूम टेम्परेचर दिया जब हम लोगों ने जो है वो कास्टिक सोडा अप्लाई किया। जब रोलर से हम लोगों ने उसको हीट किया तो 50-60 रखा। सो सेलुलोज स्वेलिंग इंक्रीज विद द ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो सेलुलोजी की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। इसलिए हम लोगों ने इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं लेके जाना, 100 तक नहीं लेके जाना, क्योंकि फैब्रिक पहले गीला होता है, कास्टिक सोडा उसमें अप्लाई होता है, तो ये ना हो कि फैब्रिक जो फाइबर्स है वो डैमेज हो जाए। और उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन हम किस तरह से करते हैं, सिंपल हम वाटर अप्लाई करते हैं और वो जो है उसमें से एक्सेसिव अल्कली जो है वो रिमूव हो जाती है, और जो बीच में रह जाती है अल्कली वो सिर्फ फाइबर्स की डायमेंशन को इम्प्रूव होती है, और हमारा फैब्रिक जो है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर जस्ट यही था। न्यूट्रलाइजेशन में एक चीज और भी है कि हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ कास्टिक सोडा मस्ट बी रिमूव, जो ज्यादातर उसकी कंसंट्रेशन है उसको रिमूव करना होता है। ये मैंने आपको बताया, न्यूट्रलाइजेशन वॉश से करते हैं हम लोग, प्रोसेस के बाद उसको वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद जो एक्सेसिव अल्कली है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, या हम लोग उसमें कोई लाइट सा एसिड भी यूज कर सकते हैं, और लाइट सबसे लाइट एसिड आपको पता है कौन सा होता है,
एसिटिक एसिड, या अगर हमें लगे कि बहुत ज्यादा अल्कली उसके ऊपर लग गई है तो फिर हम एंड वाले किसी चैम्बर में एसिटिक एसिड के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रलाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि एक्सेसिव जो अल्कली जो कि हमें जरूरत ही नहीं है उसको हम लोग रिमूव कर सकें। किस लिए रिमूव कर सकें? ताकि उसकी डाइंग अच्छी हो सके, फॉर ऑप्टिमम डाइंग, फॉर बेटर फास्टनेस प्रॉपर्टीज। और उसकी बेटर फास्टनेस प्रॉपर्टीज का ये मतलब है कि वो डाई को अच्छी तरह, जो डाई हमने उसके ऊपर बाद में हम लगाएं उसकी फास्टनेस अच्छी हो, वो एक दो वाश के बाद ना उतरे बल्कि वो 15-16 वाशिस तक एटलीस्ट लाजमी लगाते हैं। तो इस फास्टनेस का ये मतलब है कि वो कितने टाइम तक ड्यूरेबल है, और ऑप्टिमम डाइंग का ये मतलब है कि डाई उसके अंदर अच्छी पेनिट्रेट करते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को देखने के लिए हम उसको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सेसिव अल्कली है उसको रिमूव करते हैं। सिंपली वो वॉशिंग से रिमूव हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी रिमूव नहीं हो रही तो फिर हम उसको किसके साथ ट्रीट कर सकते हैं? एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको प्रोसेस है जो कि हमने दिखाया है, इम्प्रीग्नेशन, जिसमें जो है वो फैब्रिक जार है, यहाँ से अब उसकी हो रही है डिवेलिंग, यहाँ से अब वो कास्टिक सोडा के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है फैब्रिक। उसके बाद यहाँ से वो देखें हीटेड रोलर्स के ऊपर से जा रहा है, यहाँ से जब वो हीटेड रोलर्स के ऊपर से जा रहा है तो उसके बाद हम लोग उसकी क्या कर रहे हैं? वॉशिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे हम लोग उसकी वॉशिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन करें। तो एक पहले फैब्रिक एंटर होता है, फिर उसकी डिवेल्प पीरियड स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद हीटिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद हम उसको वॉश कर लेते हैं और न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। अगर न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़े वॉशिंग के बाद भी तो फिर हम किसके साथ न्यूट्रलाइज करते हैं? एसिटिक एसिड के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने चीज देख ली। अब हम देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ मर्सराइजेशन का क्या है कॉटन के ऊपर। सो कॉटन के ऊपर जब हम ये मर्सराइजेशन अप्लाई करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल लेवल पर क्या इफेक्ट होता है? ओरिएंटेशन हो जाती है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं, वो पैरेलल हो जाते हैं, उनकी डायमेंशंस इंप्रूव हो जाती हैं। ये हमने पहले ही देख लिया था, क्योंकि फाइबर्स की डायमेंशन जो है वो इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन अच्छी होगी तो उसकी क्रिस्टलिनिटी भी अच्छी आ जाती है। क्रिस्टलिनिटी का मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आ जाती है। जब क्रिस्टलिनिटी अच्छी आती है तो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। ओरिएंटेशन आई और पैरेललाइजेशन आई, पैरेललाइजेशन के नतीजे में ओरिएंटेड हो गए फैब्रिक, बिल्कुल सीधे हो गए। जब सीधे हो गए तो वो क्या हो गई? उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती है, ठीक है। उसके बाद कॉटन को स्वेल भी कर देता है, स्वेल करता है तो उसकी वजह से उसकी डाई जो है, डाई अफिनिटी बढ़ जाती है, डाई उसके अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। केमिकल चेंजेस को आप छोड़ दें, केमिकल चेंजेस वैसे उसके अंदर ये आ जाती हैं कि वो जो हमारे पास जो कॉटन है वो इम्प्योरिटीज को इतना ज्यादा, इम्प्योरिटीज के साथ इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आप इसको छोड़ सकती हैं। उसके बाद देखिए इंक्रीज इन लस्टर, लस्टर इंप्रूव हो जाता है क्योंकि पैरेलल हो जाता है, ओरिएंटेशन अच्छी हो जाती है, तो उसकी वजह से उसका लस्टर भी आ जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जब उसका ओरिएंटेड हो जाता है हमारे पास फाइबर, तो ओरिएंटेड के नतीजे में हमारे पास उसकी क्या आ जाती है? उसकी पैरेललाइजेशन आ जाती है। जब वो पैरेलाइज हो जाते हैं सारे के सारे फैब्रिक्स तो उसका लस्टर भी अच्छा हो जाता है। जब लस्टर अच्छा हो जाता है तो उसका जो है वो हमारे पास स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। सो ये सारी जो पैरामीटर्स है ये एक ही चीज है, सिर्फ एक चीज है, लस्टर भी आ गया, स्वेलिंग भी इसी में ही है। लस्टर आ गया, उसके बाद उसकी स्वेलिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई तो स्ट्रेंथ आ गई। लेकिन स्वेलिंग थोड़ा सा ना डाई से रिलेटेड है, सो बेशक आप स्वेलिंग को इसमें से स्किप कर दें, जो बाकी चीजें हैं वो एक जैसी ही हैं, ठीक है। फाइबर्स जो है वो ओरिएंटेड हो गई, एक डायमेंशन में आ गए, जैसे कि मैंने इस फिगर में आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए फाइबर्स एक ही डायमेंशन में आ गए। जब एक ही डायमेंशन में आ गए तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब ये मजबूत स्ट्रक्चर है। ये अमारफस है जो कि इतना मजबूत नहीं है, खोखला है, ये क्रिस्टलाइन। जब क्रिस्टलाइन हो गए, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई, तो उसकी वजह से हमारे पास उसका क्या, कौन सा फैक्टर इंप्रूव हो गया? पैरेललाइज भी हो गए, पैरेलल डायरेक्शन में आ गए, तो उसकी वजह से उसका लस्टर भी अच्छा आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चीजें, इन चीजों को विजुअलाइज करना ज्यादा हमें आसान है,
ये हमें इजीली लग रहा है कि ये कोई सीड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पड़े हुए हैं, जबकि ये वाले जो है ये हमें लग रहा है जैसे ऐसे ही कोई गार्बेज सा पड़ा हुआ है, कोई अनइम्प्योरिटी सी चीज पड़ी हुई है, कोई मतलब काम की चीज नहीं पड़ी हुई। लेकिन जैसे ही हमें ये इमेज देखा, हम देखने पे मजबूर हो गए कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज पड़ी हुई है, मतलब कि उसने उसकी अच्छी डायमेंशंस जो है वो स्टार्ट कर दी। उसके बाद केमिकल चेंजेस में बच्चों ये भी आ सकता है, एक तो डाई की अब्जॉर्बेंसी बढ़ गई, डाई उसके अंदर ज्यादा अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद उसका रिएक्टिविटी बढ़ गई, मतलब डाई के साथ वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब डाई के साथ ज्यादा रिएक्ट कर सकती है, डाई अच्छी हो सकती है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड इस तरह से है कि डाई ज्यादा अब्जॉर्ब होगी, ज्यादा रिएक्ट करेगी, तो वो ज्यादा स्टेबल भी होगी, मतलब वो ज्यादा वाशिस तक चलेगी, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीज इन अल्कली अब्जॉर्ब, सारी बात है जब वो मर्सराइज होगा तो उसके अंदर अल्कली अब्जॉर्प्शन रेट तो इनहांस हुआ ही होगा। एक ये वीडियो भी है, हम ये वीडियो भी देख लेते हैं कि इस वीडियो में वो क्या दिखाना चाह रहा है। ये देखिए हमारे पास ये मर्सराइजेशन है, ठीक है। इस सेंटर से दोनों साइड से फैब्रिक को बिल्कुल उसने टेंशन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखें उसने कास्टिक सोडा अंदर अप्लाई कर रहे हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, कास्टिक सोडा वाला चैम्बर है। और यहाँ पे देखिए दोनों स्टेंटर के ऊपर दोनों साइड से बिल्कुल टेंशन में फैब्रिक है। पहले फाइबर्स इस तरह से थे, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे इसके ऊपर अगर डाई जाएगी तो वो साइडों पे जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हमारा बाद में जो फाइबर है वो देखिए, ये वाला फाइबर भी देखिए, ठीक है, ये वाला जो है ये मर्सराइज है, ये वाला अनमर्सराइज है, जिसके ऊपर मर्सराइजेशन नहीं हुई हुई। चले, तो बेसिकली इसमें वो ये दिखाना चाह रहा था कि जब हम उसको मर्सराइज कर लेते हैं तो उसकी डाई एफिनिटी बढ़ जाती है, उसमें से डाई ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। और लस्टर किस तरह से इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि अनमर्सराइज कॉटन हैज अ जनरल अपीयरेंस ऑफ फ्लैट रिबन। जो अनमर्सराइज्ड कॉटन था वो फ्लैट रिबन की तरह से था, उसकी सरफेस भी रफ थी और वो नॉन यूनिफॉर्म था, जिसकी वजह से उसका लस्टर क्या था, लेस। अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए वाई, तो आप लोगों ने क्या लिखना है कि अनमर्सराइज्ड कॉटन के अंदर हमारे पास क्या है, उसकी अपीयरेंस जो है वो फ्लैट रिबन की तरह है और उसके अंदर जो है वो ट्विस्ट है, स्पाइरल ट्विस्ट है। स्पाइरल ट्विस्ट का ये मतलब है कि रैंडम ट्विस्ट है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस रफ है और नॉन यूनिफॉर्म है, और उसकी वजह से उसका लस्टर क्या आता है, कम आता है। जबकि कॉटन फाइबर को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है और उसकी बाद उसकी जो शेप है सर्कुलर हो जाती है, सर्कुलर हो जाती है, तो उसका जो लस्टर है वो इम्प्रूव हो जाता है। जी करें क्वेश्चन। सर लाइबस है फिर सर मेरे साइड पे ना लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो उसकी अटेंडेंस का इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई अटेंडेंस इशू नहीं होगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा क्योंकि आज का लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलें, अब हमने देख लिया लस्टर भी किस तरह से इम्प्रूव होता है कि वो उसकी जी सर ये लस्टर वाला इम्प्रूव कर दे, मेरा कनेक्शन चला गया था, तो इम्प्रूव कह रही हूँ, रिपीट कर दे। मैं करता हूँ। अनमर्सराइज्ड कॉटन जो है वो फ्लैट रिबन की तरह है, ठीक है, ये जो है रिबन की तरह है, ठीक है, ये सीड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो रिबन की तरह है इसके अंदर जब हम अल्कली जो है वो ऐड करते हैं तो उसकी वजह से जो फ्लैट रिबन है इसकी सरफेस भी रफ है, ये भी हमें नजर आ गया, ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल भी इरेगुलर है, तो इसकी वजह से इसका लस्टर अच्छा नहीं आया, हमें इसके अंदर चमक नहीं आई, हमें इसका जो है इमेज ज्यादा विजुअलाइज नहीं हुआ। क्या, क्यों? क्योंकि ये फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, ये रैंडम है, इसकी डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं है और इसका क्रॉस सेक्शनल जो है वो रैंडम है। जबकि जब हमने उसको अल्कली के साथ ट्रीट किया
ये सीड लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर आया, पैरालाइज हो गए, एक डायरेक्शन में हो गए, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी अच्छी आ गई। जब ये सारी चीजें आ गई तो उसका लस्टर भी इंप्रूव हो गया। क्लियर है? यस सर। चल, उसके बाद देखिए मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन किस तरह से अच्छी आ जाती है, क्योंकि डाई अब्जॉर्प्शन अच्छी आ जाएगी तो मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन भी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि मर्सराइज कॉटन अब्जॉर्ब मोर वाटर। क्यों करता है मर्सराइज कॉटन अब्जॉर्ब मोर वाटर? क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर होता है और हर स्ट्रक्चर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब कर सके। इसमें रैंडम होते हैं, किसी में ज्यादा एबिलिटी है, किसी में है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे इसमें ज्यादा स्वेलिंग हो गई हुई है, इस ये तो कर लेगा अब्सॉर्ब, डाई भी मॉइस्चर भी, लेकिन ये देखें ये वाले जो है इनके अंदर तो स्वेलिंग है ही नहीं, सो इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। सो इसकी अब्जॉर्प्शन, डाई अब्जॉर्प्शन भी कम है और मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन भी कम है। स्क्रीन किसी को भी शो नहीं हो रही? सर हो रही है। सर हो रही है। हो रही है सर। हो रही है। नहीं हो रही सर। चले वो अब मैं एक बार दोबारा करता हूँ। सर ये वो सीन तो नहीं है कि हमारे पास पहले अगर हमारे पास फाइबर मतलब स्वेल हो गया, उनका सरफेस एरिया बड़ा हो गया है, इस वजह से वो अब्जॉर्बेंसी भी उनकी अच्छी हो गई है। सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है, ठीक कह रही हैं आप। चलिए ये देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें तो डाई ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगी, ये वाला जो फाइबर है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन तो अच्छा है। लेकिन ये वाले जो है जहाँ पे स्वेलिंग है ही नहीं, यहाँ पे तो ना डाई जाएगी ना मॉइस्चर जाएगा, जो बाकी सब है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें सभी के अंदर एक जैसी स्पेस है। तो सभी फाइबर्स के अंदर जो भी डाई जाएगी वो इक्वली जाएगी। जब इक्वली जाएगी तो शेड वेरिएशन नहीं आएगा, ना डाई वेरिएशन आएगी। सभी के अंदर एक जैसी जो है वो डाई पेनिट्रेट होगी। क्लियर है? सो इस वजह से इसके अंदर मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन भी अच्छी है और इसकी डाई अब्जॉर्प्शन भी अच्छी है। ड्यू टू कास्टिक सोडा मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और इसके अंदर जो है वो स्वेलिंग अकर हो जाती है, और जिसकी वजह से उसका जो है वो इंक्रीज हो जाती है 25% तक। मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक, ये लिख दे, स्वेलिंग अकर, स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से एंड अब्जॉर्प्शन जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, 25% तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? मर्सराइजेशन 10 डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइन पार्ट और इंक्रीज द अमार्फस कंटेंट ऑफ द फाइबर। इससे जो है ये वाली लाइन को भी काट दें, ये भी रिलेटेड नहीं है। मर्सराइजेशन जो है वो जस्ट आप ये कह लें, मर्सराइजेशन इंप्रूव फाइबर यूनिफॉर्मिटी, उसकी यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज करती है, उसकी क्रिस्टलिनिटी को इम्प्रूव करती है और उसकी जो है वो रेगुलरिटी को इम्प्रूव करती है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये मर्सराइज कॉटन है, ठीक है, सारे एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं, एक ही जगह पे है। इसमें देखें कुछ स्वेल है एक दो, बाकी सारों की स्वेलिंग भी नहीं हुई हुई। उसकी वजह से ना उसके अंदर कोई अब्जॉर्प्शन आएगी, ना उसके अंदर डाई अब्जॉर्प्शन अच्छी आएगी। अगर डाई अब्जॉर्प्शन हो भी जाएगी तो वो 2-3 वाशिस के अंदर रिमूव हो जाएगी। क्यों रिमूव हो जाएगी? क्योंकि डाई उसके अंदर पेनिट्रेट ही नहीं की, डाई सरफेस के ऊपर लगी। इसमें देखें कैपेबिलिटी है कि डाई सरफेस के अंदर तक अब्जॉर्ब हो सके और काफी ज्यादा वाशिस तक स्टेबल रह सके। क्लियर है? तो इंक्रीज अब्जॉर्प्शन क्यों होती है डाई? क्योंकि मर्सराइज कॉटन की डेप्थ ऑफ शेड, वो डेप्थ तक जाता है डाई। रेट ऑफ डाइंग भी अच्छी है, उसके अंदर डाई ज्यादा अंदर तक जा सकती है। ठीक है? वाइल डिक्रीजेस द इरेगुलरिटीज, उसके अंदर इरेगुलरिटीज है ही नहीं नेप्स की और अनराइप कॉटन की। नेप्स और अनराइप कॉटन की नेप्स होती हैं, उनके कॉटन का एक पार्ट होता है, आप कह लें कि कॉटन का नेप्स उसको बोलते हैं, तना तो नहीं, खैर आप कह सकते हैं कॉटन फाइबर के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग नेप बोलते हैं। सो उसके अंदर इरेगुलरिटीज नहीं होती, बिल्कुल वो रेगुलर स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डाई एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज डेप्थ ऑफ शेड ऑफ मर्सराइज कॉटन हैज बीन एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द इंक्रीज अमार्फस पार्ट।
जो अमारफस पार्ट है फाइबर का, या इसके अंदर भी अमारफस पार्ट को काट लेंगे मुश्किल हो जाएगा। इंक्रीज रेगुलरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। इसकी वजह से उसके अंदर जो है वो डाई की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो गई। यहाँ पे ये देखें, ये मर्सराइज कॉटन है, सेम शेड दिया, ये अनमर्सराइज कॉटन है। तो मर्सराइज कॉटन के अंदर वो उसकी शेड वेरिएशन ही बहुत अच्छी आई, क्योंकि उसके अंदर डाई बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हुई और डाई डेप्थ तक जाके पेनिट्रेट हुई, जिसकी वजह से उसका लेस्टर भी अच्छा आया, उसकी डाई की अफिनिटी भी अच्छी आई। जबकि अनमर्सराइज कॉटन में चूंकि वो सरफेस के ऊपर रह गई, सो इसके अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटेटिव रिजल्ट्स नहीं आए। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट मर्सराइजेशन। लास्ट स्टेप है evaluation ऑफ मर्सराइजेशन, डिग्री ऑफ डीकॉन्वोल्यूशन ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देख लेते हैं डिग्री ऑफ डीकॉन्वोल्यूशन। मतलब ये है, बल्कि इसको काट दें, ये मुश्किल हो जाएगा। माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि कितनी डाई अब्सॉर्ब हुई है। मतलब इन दोनों शेड्स है ना, इन दोनों को हम लोग माइक्रोस्कोप में देख लें तो हमें नजर आ जाएगा कि इसमें हर फाइबर में जाके डाई पेनिट्रेट हुई है, इसमें जो है वो डाई ऊपर ऊपर रह गई। तो हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि मर्सराइजेशन अच्छी हुई है या नहीं। उसके बाद देखें स्वेलिंग इंडेक्स measured by observing untwisting in yarn under strong alkali solution। हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग अल्कली का सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो यार्न अनट्विस्ट हो जाता है, यार्न जो है वो ट्विस्ट नहीं खाता, तो उससे जो है वो हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मर्सराइजेशन हुई है। एक और चीज है स्टेनिंग टेस्ट। मर्सराइज कॉटन इज स्टेन्ड ब्लूइश ब्लैक एंड अनमर्सराइज कॉटन रिमेन्स व्हाइट विद आयोडीन सोल्यूशन। अगर हम आयोडीन सोल्यूशन लगाएं तो उसमें इसको भी काटते हैं स्वेलिंग इंडेक्स को, दो ही टेस्ट बहुत हैं। तो अगर हम उसको अंदर आयोडीन सोल्यूशन लगाएं तो जो मर्सराइज कॉटन है वो ब्लूइश ब्लैक कलर शो करती है, जो अनमर्सराइज कॉटन है वो वाइट कलर शो करती है। सो अगर मर्सराइजेशन अच्छी हुई होगी तो वो ब्लूइश कलर आ जाएगा और हम लोग इंडिकेट कर लेंगे कि इसकी मर्सराइजेशन हुई हुई है। जबकि अनमर्सराइज है उसका कलर क्या रह जाएगा हमारे पास, वाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सब बच्चों को? एक दफा रिपीट कर दूं सारा? यस सर कर दें। यस सर कर दे, दरम्यान में इंटरनेट चला गया था। चले, चले। मर्सराइजेशन क्या है? मर्सराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर जो है वो उसको डिप करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी हीट करते हैं। जो कास्टिक सोडा है उससे उसकी फाइबर स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कास्टिक सोडा अंदर तक जाके पेनिट्रेट करता है और फाइबर्स को अलाइन कर देता है। फाइबर्स जब अलाइन हो जाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, श्रिंकेज कम हो जाती है, श्रिंक नहीं होता फैब्रिक, क्योंकि कास्टिक सोडा हमने अप्लाई किया होता है, रिंकल्स कम हो जाते हैं। समथिंग लाइक इस तरह के हम लोग घरों में माया अप्लाई करते हैं कॉटन के ऊपर, उसके बाद हम उसको प्रेस करते हैं तो उसकी फाइबर स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है, श्रिंक भी नहीं होता वो ना, उसके अंदर फिर रिंकल्स आती हैं, सलवटें आती हैं, और उसका लस्टर भी अच्छा हो जाता है और डाइफिनिटी भी बढ़ जाती है। डाइफिनिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने मर्सराइज किया था तो सभी के अंदर जो है वो स्पेसिस पैदा हो गई थी डाई को अब्सॉर्ब करने की। सो इसकी जो है वो डाई एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास मर्सराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कास्टिक सोडा 31 से 35% लिया। मींस अगर 100 ml वाटर है तो 31 से 35 ग्राम कास्टिक सोडा उसमें ऐड करें, 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके अंदर रखें। ठीक है, उसको 1 मिनट टाइम दे, ड्वेल टाइम, मतलब 1 मिनट तक उसके अंदर रखे। जब 1 मिनट आप टाइम देंगे तो जो अल्कली है वो फाइबर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। जब फाइबर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी तो वो उसको स्वेल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग उसको हीट कर लें, सिंपली वार्प टेंशन दें और वेफ्ट से भी टेंशन दें। मतलब जिन रोलर से हम लोग उसको हीट करते हैं काफी टाइटली उसको जो है वो बांधते हैं और उसको हीट कर लें ताकि उसकी श्रिंकेज ना आए। ठीक है, बेड ऑफ रोलर से जो है वो इस तरह हम करते हैं जिसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ रहता है हमारे पास फैब्रिक, और 45 सेकंड से 5 मिनट के टाइम के लिए हम लोग इसको करते हैं ये प्रोसेस। उसके बाद सिंपली हम जो है वो वॉश कर लेते हैं।
और वॉश करने के बाद जो एक्सेसिव अल्कली है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर से, और हमारे पास फैब्रिक बिल्कुल ठीक हो जाता है। कास्टिक सोडा है, कास्टिक स्ट्रेंथ है, स्वेलिंग इंक्रीजेस विद द स्ट्रेंथ, जो है जितना कास्टिक सोडा आप अप्लाई ज्यादा करेंगे उतनी स्वेलिंग ज्यादा होगी, लेकिन 35% से ज्यादा अप्लाई नहीं करना, वो उसका रेट है। ड्वेल टाइम है, फीड रेट मतलब कितनी देर फैब्रिक जो है वो कास्टिक सोडा वाले सोल्यूशन के अंदर पड़ा रहा। तो ये ड्वेल टाइम 1 मिनट का होता है, 1 मिनट इज मैक्सिमम। 1 मिनट से ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पेनिट्रेट तो कर जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा चाहिए नहीं है, फिर हमें वो रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। टेंशन देंगे हम लोग वार्प और वेफ्ट को, जो है वो हम लोग एक रोलर से, जो मैं वीडियो भी दिखाई थी, अभी एक बार फिर दिखा दूंगा, उससे वो टेंशन में आ जाएगा। और उसके बाद टेम्परेचर देंगे जिससे वो जो है वो बिल्कुल उसका जो है वो रिंकल्स भी रिमूव हो जाएंगी और हमारा उसके बाद श्रिंकेज भी कम हो जाएगी। न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि जो एक्सेसिव अल्कली हमारे पास रह गई है उसको हम लोग रिमूव करते हैं या तो वाटर के साथ, या अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में है वो, तो फिर हम लोग उसको एसिडिक सोडा के साथ, सॉरी एसिडिक एसिड के साथ रिमूव कर लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कास्टिक जो है वो रिमूव करनी होती है, क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम डाइंग करनी होती है। ऐसा तो नहीं है कि कास्टिक सोडा अंदर भी है और कास्टिक सोडा फैब्रिक के ऊपर भी लग गया है, बहुत ज्यादा लग गया है। जब बहुत ज्यादा लग जाएगा, फैब्रिक के ऊपर ही रह जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, अगेन डाइंग जो है वो हमारी अफेक्ट करेगी। तो इसको हम लोग इंटेंसिव वॉशिंग से करते हैं या एसिटिक एसिड के साथ हम लोग इसको करते हैं। ये प्रोसेस पैरामीटर थी, यहाँ पे इम्प्रेग्नेशन होगी, फैब्रिक अंदर जाएगा, डिवेलिंग होगी कास्टिक सोडा सोल्यूशन के साथ, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी होगी। स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? सिंपल हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं और वो फैब्रिक दोनों साइडों से टेंशन में, बाद में हम उसकी वॉशिंग कर लेंगे और न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे। डिवेलिंग ये है कि कितने टाइम के लिए जो है वो कास्टिक सोडा वाले सोल्यूशन में फैब्रिक को रखा गया है, ठीक है, उसको डिवेलिंग कहते हैं। उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम लोग डिवेलिंग बोलते हैं। समझ आई? मर्सराइजेशन का क्या इफेक्ट है कॉटन के ऊपर? मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उसकी ओरिएंटेशन को इम्प्रूव करता है, चेन्स की उसकी डायरेक्शन को इम्प्रूव कर देता है और उसकी क्रिस्टलिनिटी को इन्हांस कर देता है। ओरिएंटेड हो जाते हैं, ओरिएंटेड होते हैं तो पैरालाइज हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं फाइबर्स, तो उसकी वजह से उसका लस्टर आ जाता है, लस्टर आता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाती है। केमिकल चेंजेस क्या आ जाती हैं? अब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि सभी के अंदर स्पेसिज हो जाती है, सभी फाइबर्स के अंदर जगह बन जाती है कि वो डाई को अब्सॉर्ब कर जाए। रिएक्टिविटी अच्छी हो जाती है, स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। स्टेबिलिटी क्यों अच्छी हो जाती है? क्योंकि हर फाइबर के अंदर जो है वो जगह है। जी सर, अभी आपने बताया कि मतलब इसके अंदर अलाइन हो जाती हैं चीजें, तो इसमें तो श्रिंकेज वगैरह, मतलब वो सॉरी श्रिंकेज कह रही हूँ, इसमें कोई जैसे बल वगैरह नहीं आते कपड़े के अंदर, तो मतलब अब डाई की बात हो रही है, तो डाई भी इसी मतलब ये हर चीज के लिए ही है ये? नहीं, डाई की बात इसलिए हो रही है कि अगर फैब्रिक में क्रीजेस है, सलवटे है, तो डाई नहीं होगी ना। जहां पे सलवटे होगी, हो सकता है फैब्रिक उसके ऊपर वाली सरफेस के ऊपर तो अच्छी हो जाए, लेकिन जो दरमियान में जो फैब्रिक सलवट खाया हुआ है उसमें डाई जाएगी नहीं, और डाई तो फिर भी चली जाएगी, प्रिंट नहीं होगा उसमें। समझ आई? सर मतलब तो ये हम हर लोगों चीज ने, के लिए ही अच्छा हाँ है अगर देखा जाए सर, हाँ मतलब लस्टर के लिए भी और अब्जॉर्बेंसी के लिहाज से देखा जाए तो डाइंग के लिए भी। हाँ, डाइंग के लिए ये जितने भी हमने प्रोसेस किए थे, ब्लीचिंग क्यों की थी? ताकि डाइंग प्रिंटिंग अच्छी हो जाए। स्काबरिंग क्यों की थी? ताकि डाइंग प्रिंटिंग अच्छी हो जाए। ये जितने भी प्रोसेस है ये हम लोग डाइंग और प्रिंटिंग के लिए तो कर रहे हैं। क्लियर? ओके सर। यस। अब्जॉर्बेंसी अच्छी होगी, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद लस्टर भी प्रूव हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस बिल्कुल पहले फ्लैट रिबन थी और इरेगुलर सरफेस था, लेकिन बाद में जब वो स्मूथ हो गई और बिल्कुल एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो गई, जिसकी वजह से उसका लस्टर इम्प्रूव हो गया। मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसके अंदर जो है वो मर्सराइज होने के बाद जो है वो स्वेलिंग हो गई और उसकी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ गया। एक ही चीज है, स्वेलिंग हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है, डायरेक्शन अच्छी आ रही है, क्रिस्टलिनिटी अच्छी आ रही है, यूनिफॉर्मिटी आ रही है, जिसकी वजह से डाई भी एब्जॉर्ब अच्छी हो रही है, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है और हमारे पास मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, ये अगेन डाई एब्जॉर्प्शन भी यही चीज है, डेप्थ ऑफ शेड तक जा सकता है क्योंकि अंदर उस फाइबर के जो है वो जगह है कि उसको जो है वो कैच कर सके।
और रेट ऑफ डाइंग भी अच्छी हो जाती है। वैल्यूएशन के दो टेस्ट हैं, या माइक्रोस्कोप में देख लो, पता चल जाएगा किसकी अच्छी हुई है किसकी नहीं हुई, या स्टेनिंग टेस्ट है जिसमें आयोडीन का सोल्यूशन उसके ऊपर जो है वो आप लोग फाल करवाओ और उसकी वजह से वो ब्लूइश ब्लैक कलर देता है अगर वो मर्सराइज हुआ हो। तो अगर वो मर्सराइज ना हुआ हो तो फिर कौन सा कलर आता है? वाइट। क्लियर है? यस सर। चलिए, आज कितने स्टूडेंट्स हैं? लाइबा, आपके भतीजे भतीजियां रो रहे हैं। सर 30। अब उसने माइक बंद कर। 34 है। ओरल क्विज होता है या रिटन क्विज होता है? सर आज ना लें, कोई 35 है सर सर। रिटर्न ले लीजिएगा सर, अभी आज छुट्टी आप हो एक जाए। आप एक काम करें, एक काम करें, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ये मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर आप ये क्वेश्चन ग्रुप में ही लिख देना, व्हाट्सएप ग्रुप में। चले क्लास में इसमें 3 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है? इसको नोट कर लें, ग्रुप में भी मैं पोस्ट कर देता हूँ और उसके बाद एक आप लोगों की अटेंडेंस भी मैं डाउनलोड कर लूँ। चले, एक आपका क्वेश्चन है क्विज। ये 3 क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे अभी 15 मिनट के अंदर जो है वो आप लोगों ने सेंड कर देना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ये किस कलर में शो हो रहा है? सर टेक्स्ट कलर ठीक है, टेक्स्ट का भी वाइट है, बॉक्स का भी वाइट। हाँ, वो मुझे समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, व्हाट आर द बेनिफिट्स and drawbacks of hypo-bleaching and hydrogen peroxide bleaching. ये और मैं इसको चल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, what are the tests bleaching, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी से दे दूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मर्सराइज्ड एंड अनमर्सराइज्ड कॉटन, ठीक है? अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है। क्यों क्लास बोले? सर 2 बहुत हैं। नहीं, वो 3 काफी। चले, ये तीनों क्वेश्चन लिख लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है, और ये 10 मिनट के अंदर अंदर आपने मुझे इनबॉक्स कर दें। सर अभी आपने 15 बोला है, अभी आपने 15 बोला है, 15 मिनट। चले 15 मिनट्स में, और सिर्फ यही वाले लोग करेंगे जो यहाँ पे हैं। मैंने अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर ली, इसलिए बाकियों को बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे आने। सर आपने कब अटेंडेंस डाउनलोड किया? मैं के दरमियान में ना 10 मिनट्स के लिए मैं डिस्कनेक्ट हुई थी।
अभी की है मैंने। ओके सर फिर ठीक। चल ये लिख ले क्लास, फिर हम ठीक है। यस सर। ओके सर। सर लीव कर ले। मुझे बता दे, फिर मैं ही इसको लीव कर देता हूँ। सबने कर लिए नोट? यस सर। मैं दोनों Yes, ग्रुप्स sir. में भी पोस्ट कर। इजी है ना, कोई मसला तो नहीं है? चलें क्लास, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। समझ तो आ गई ना? अच्छा, यहाँ तक आपका मिड का कोर्स है, समझ आ गई? बल्कि इस स्लाइड को भी हम मिड के बाद ही डालेंगे ताकि ज्यादा यस बर्डन ना हो। सर, मिर्च के बाद ही Yes, sir. ओके इसको सर। करें। ओके क्लास, फिर मैं लीव कर रहा हूँ, आपने इसको इनबॉक्स में सबमिट करवा दें। ओके बच्चों, ओके सर। ओके सर। ओके। Okay, sir. Allah Hafiz. वो मुझे बता दिया अल्लाह करें, हाफिज़। फिर समझ रहती है अपना रोल नंबर वगैरह। क्योंकि वैसे तो मोस्टली बच्चों के मैं उसी वक्त नंबर सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे वो फिर बाद में कोई इशू ना हो। तो ठीक है, ओके बच्चों, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।